और उत्तराखंड एक्सप्रेस में सबसे पहले खबर उत्तरकाशी की ही, जहां पर द्रौपदी का डांडा में एवलॉन्च आने के बाद पर्वतारोही इसकी चपेट में आ गए थे। यहां की अपडेट आपको बता दें, अब तक 4 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जबकि 27 लोग अब भी लापता हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और आज 14 घायलों को रेस्क्यू किया गया है। कुल 41 लोग द्रौपदी का डांडा चोटी को फतेह करने के लिए गए थे, जिसमें 34 ट्रेनी और 7 इंस्ट्रक्टर शामिल थे। लापता लोगों की तलाश चल रही है। निम के साथ ही एसडीआरएफ और आईटीबीपी के टीम भी इसमें जुटे हुए हैं। सीएम धामी भी आज रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने उत्तरकाशी पहुंचे। यहां हेलीपैड के साथ ही बेस कैंप भी गए। हालांकि लापता लोगों के बचे होने की संभावना अब बेहद कम है। आज शाम होने की वजह से फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन आज फिर रोक दिया गया। कल सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत होगी। 27 लोगों की तलाश चल रही है। सीएम धामी ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख, गंभीर घायलों के लिए 1 लाख और सामान्य घायलों के लिए 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया गया है। द्रौपदी का डांडा में आए एवलॉन्च के बाद सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दूसरे दिन 14 घायलों का रेस्क्यू किया गया, लेकिन इस बीच प्रशासनिक बद इंतजामी के चलते उत्तरकाशी पहुंचे लापता ट्रेनीज के परिजनों को अपनों की ही जानकारी के लिए दर दर भटकना पड़ा। सत्रह 17,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले द्रौपदी का डांडा पीक को सबमिट करने के दौरान एवलांच आ गया, जिसकी चपेट में आए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के 27 ट्रेनी अभी भी लापता हैं। मातली और हर्षिल हेलीपैड से सुबह 7:30 बजे शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में बेस कैंप से 14 घायलों को सुरक्षित निकाल लिया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहले मातली हेलीपैड और फिर डोकरानी बामक ग्लेशियर में बेस कैंप पहुंचे, हालात का जायजा लिया। क्योंकि जिस प्रकार की भी यहाँ पर जरूरत है और राज्य सरकार से हो या केंद्र सरकार से हो, लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, गृह मंत्री जी ने भी लगातार वो स्वयं वहाँ से चिंता कर रहे हैं और जो भी जरूरत है उस जरूरत को उन्होंने कहा है कि करेंगे और हम लोग पूरी तरह से लगातार सबके टच में हैं। जहाँ पर जैसी जरूरत होगी उसके अनुसार वो किया जाएगा। इस बीच लापता ट्रेनीज के परिजनों का उत्तरकाशी पहुंचने का सिलसिला जारी है। परिजनों को यहां एनआईएम और जिला प्रशासन के बीच मिस कोऑर्डिनेशन का खामियाजा भुगतना पड़ा। परिजन हॉस्पिटल, आईटीबीपी, एनआईएम तक भटकते रहे, लेकिन उन्हें जानकारी देने वाला कोई नहीं था। परिजनों ने मुख्यमंत्री से इस बात की शिकायत भी की। कोई यहाँ टेलीफोन उठाने को तैयार नहीं है। सबसे बेवकूफ़ इधर डायरेक्टर की आपके यहाँ की। 4 दिन शुरू में बारिश हो रही थी, इनको यहीं सस्पेंड करना चाहिए था, फिर भी इन्होंने बच्चों को भेज दिया ऊपर। 3 दिन पहले आपके उधर केदारनाथ में आह्वान चलाया था, वहाँ से कम डाउन कर लेते, नहीं उसको आगे और प्रोसीड कर दिया। तो इनकी तो कोई अपनी वो है ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके डायरेक्टर की और इसकी? इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, मौसम यार बार बार कह रहा है जी आप मत भेजिए मत भेजिए। दे डोंट बॉदर, किसी की लाइफ नहीं है। मेरा भतीजा कपिल पवार है, वो गया उसकी इंतजार में, आए कैसा है भगवान करे जिंदा है। अभी मैं सबसे पूछ रहा हूँ, मैं सुबह आ गया था। मौसम की खराबी को देखते हुए बुधवार को ट्रेन माउंटेनियर को बेस कैंप में ड्रॉप किया गया। एनआईएम के 25 इंस्ट्रक्टर, एसडीआरएफ के 5 जवान और आईटीबीपी के 14 जवान अब बेस कैंप से उस स्पॉट पर जाने की कोशिश करेंगे जहां यह हादसा हुआ है। माना जा रहा है कि यहीं पर 27 लोग दबे हुए हैं। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए सुनील और प्रभात की रिपोर्ट। तो बहुत ही दर्दनाक, परिवारों को तोड़ देने वाला ये हादसा। एवलॉन्च की चपेट में आए 27 लोग अब भी लापता हैं। वो नाम आपको बता देते हैं कौन कौन है जिन्हें तलाशा जा रहा है। सौरभ विश्वास पश्चिम बंगाल के हैं, शुभम सांगरी उत्तराखंड के, अतानुधर दिल्ली के, वहीं नरेंद्र सिंह उत्तराखंड के। अमित कुमार शॉ पश्चिम बंगाल से हैं, बंशीदार रेड्डी तेलंगाना से ये एवलॉन्च में लापता लोग हैं। विक्रम एम कर्नाटक से, दीपशिका हजारिका ये असम से हैं और रजत सिंघल हरियाणा से, संदीप सरकार पश्चिम बंगाल से,
तो 41 ट्रैकर्स इस टीम में शामिल थे, जिनमें सिद्धार्थ खंडूरी जो कि उत्तराखंड से हैं, गोहिल अर्जुन सिंह जो गुजरात से हैं, ये भी इस टीम का हिस्सा, सतीश रावत उत्तराखंड से 14वां नाम इस लिस्ट में है, कर्नल दीपक वशिष्ठ जो हिमाचल से, इनकी तलाश भी चल रही है, शिवम कैंथाला हिमाचल से, वो इस टीम का हिस्सा, अंशुल कैंथाला वो भी हिमाचल से ही, टिकलू ज्यारवा ओडिशा से, वहीं राहुल पवार उत्तराखंड के रहने वाले जिनकी तलाश इस वक्त चल रही है, रक्षित के कर्नाटक के रहने वाले, तो वहीं विनय पवार उत्तराखंड के रहने वाले, नीतीश जो कि हरियाणा के रहने वाले वो भी इस दल का हिस्सा जिनकी तलाश चल रही है, कपिल पवार जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, अजय बिष्ट उत्तराखंड के रहने वाले हैं, संतोष कुकरेती उत्तराखंड के, रवि कुमार निर्मल उत्तर प्रदेश, शुभम सिंह उत्तर प्रदेश के और अमित कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के, ये तमाम लोगों के नाम हम आपको बता रहे हैं जो कि एवलांच में लापता लोग हैं। साढ़े 17,000 की ऊंचाई पर बर्फीली मौत को सामने खड़ा देख वो जाबाज टिका नहीं और उतर पड़ा मौत से दो हाथ करने। उसने न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि 2 लोगों को मौत के मुंह से खींचकर बचा ले गया। खुद उस टीम में मौजूद लोगों के सामने कैसे आया एवलांच, फिर क्या हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। ये हैं राजस्थान के रहने वाले नायक सूबेदार अनिल कुमार। 8 महार रेजिमेंट में तैनात अनिल कुमार डेपुटेशन पर इन दिनों बतौर इंस्ट्रक्टर NIM में पोस्टेड हैं। अनिल कुमार NIM की उस टीम में भी शामिल थे जो एवलांच का शिकार हुई। अनिल कुमार एक अन्य इंस्ट्रक्टर के साथ करीब 17,500 फीट ऊंची इस पीक को सबमिट कर चुके थे और अब ट्रेनीज को सबमिट कराने की कोशिश कर रहे थे कि एवलांच के रूप में मौत का बवंडर टूट पड़ा। अनिल कुमार के आगे कई लोग बर्फ में दबे पड़े थे, किसी का हाथ तो किसी की महज पैरों की उंगलियां नजर आ रही थी। अनिल ने एक नहीं, 2 नहीं बल्कि कई ट्रेनीज को क्रेवास से जिंदा निकाल लिया। तकरीबन ये 5 स्टूडेंट थे जो गर्दन तक दबे हुए थे। उसके बाद कुछ ऐसे थे जिनके हाथ पैर दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो उनको निकाला लेकिन वो बच नहीं पाए। और ये जो 5-6 जिनकी गर्दन बाहर थी उनको हमने निकाला। इनके फ्रोस्ट बाइट और हाइपोथर्मिया वगैरह हो गया था, लेकिन इनको हमने जल्दी निकाल के, हमारी नीचे वाली टीम भी पहुंच गई थी। क्रेवास से निकालकर अनिल कुमार ने जिन लोगों को जिंदगी दी वो गुजरात के हैं दीप ठक्कर और मुंबई निवासी सुनील ललवानी। दोनों लोग इंस्ट्रक्टर अनिल कुमार के साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी में भर्ती हैं। दीप ठक्कर का कहना है कि मेरे ऊपर 60 मीटर गहरे क्रेवास में 3 और लोग पड़े हुए थे। वो दोनों अनिल कुमार का शुक्रिया अदा करते नहीं थकते। मैंने कुछ नहीं सोचा वो टाइम पे, बस ऐसे ही सोचा कि कुछ भी करके इधर से निकलना है बाहर, और हाथ पैर की मूवमेंट करने की कोशिश की। पूरा बॉडी लॉक हो गया था, एक हाथ थोड़ा बहुत काम करने लगा, तब मुझे हुआ कि मैं शायद निकल सकता हूँ। और सर की आवाज़ आ रही थी, तब जाके हुआ कि नहीं कुछ भी करके निकलना है। और पूरे फैमिली वेट कर रहा है घर पे, वो सब सोच के बहुत हिम्मत हुई कि अब कुछ भी करके निकलना है। संभलने का भी मौका नहीं मिला यहाँ पे, मतलब हम लोग खड़े ही थे, 10 मिनट में सबमिट होने वाला था। इधर प्रेशर आया, बर्फ, आँख इधर बंद हुई, फिर नीचे क्रेवास में खोला सीधा। खुद को क्रेवास में पाया, उम्मीद थी कि भाई हम एक बार फिर से बच निकलेंगे। मैंने अपने तरीके से ट्राई किया, लेकिन फिर उम्मीद छोड़ दी क्योंकि इतनी सिर्फ होठ बाहर थे और पूरी बॉडी अंदर थी। तो समझ में आ गया कि खुद से तो नहीं बचने वाले जब तक दूसरा कोई नहीं आता। तो सारे NIM इंस्ट्रक्टर, मतलब 2 ऊपर थे 2 नीचे थे, फिर उन्होंने नीचे आके खोदा और ऊपर जेट पुलिस से ऊपर खिंचवा दिया। पूरे ऑपरेशन में अनिल कुमार के जज्बे की तारीफ हो रही है। हालांकि बर्फ में लंबे समय तक साथियों को बचाने, उन्हें सुरक्षित लाने की जद्दोजहद में अनिल कुमार का पैर भी फ्रैक्चर हो गया। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और आइए अब बात करते हैं सड़क हादसे की। तो पौड़ी के बीरोखाल में हुए हादसे में अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है। 18 लोग जख्मी हुए हैं। खाई से इन सभी को बाहर निकाला गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अभी भी शवों को निकालने का काम जारी है। माना जा रहा कि अभी कुछ और शव खाई में हो सकते हैं। बीती रात लैंसडाउन के पास बीरोखाल में बड़ा हादसा हुआ, जिसमें बारातियों से भरी बस
करीब 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हरिद्वार के लालडांग से बारात पहुंची थी। जहां से रेस्क्यू कर रहे हैं। मेरा भाई है, सबसे पहले मेरे पापा की तरह चल बुला, क्या करें हम, तुझे भी क्या करें, इस वक्त आसान नहीं है। कई जन था कि नहीं भाई, किला कार में आग में किला लगा टिपड़ा किला तो आ जाओ ना मैं जात तो सब ठीक हो जाए। और पौड़ी बस हादसे की जगह पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। घटनास्थल पहुंचकर सीएम धामी ने राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसके बाद कोटद्वार बेस हॉस्पिटल पहुंचकर वहां एडमिट बस हादसे के घायलों का भी हालचाल जाना है। सीएम धामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए, गंभीर घायलों के लिए 1 लाख और सामान्य घायलों के लिए 50,000 के मुआवजे का भी ऐलान किया है। लेकिन एग्जैक्ट फिगर कितना है? आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के लालडांग गांव से रवाना हुई बारातियों की बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाने में गांव में मातम पसरा हुआ है। गांव में संदीप के घर शादी की खुशियां थी, लेकिन अब वो मातल में तब्दील हो चुकी है। बारात में शामिल गांव और रिश्तेदारों के 25 लोगों की मौत की खबर के बाद दूल्हे के घर में चीख पुकार मच गई है और घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। स्थानीय नेता और जनप्रतिनिधि भी संदीप के घर सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। बस दुर्घटना से सन्न ग्रामीणों ने बाजार भी बंद कर रखा है और अब सभी मृतकों के शव आने का इंतजार कर रहे हैं। सर अभी तक कोई वो पता नहीं चल रहा है। हमारे भी एक लड़का है, दामाद है मथुरा प्रसाद धर्मेर से यहाँ। अभी तक कोई वो नहीं आया कि मतलब वो मिल नहीं पाए कि क्या नहीं है। कितने लोग थे कुल बारात में? कैसे बारात में से 60, 50, 55 आदमी थे और अभी तक दुर्घटना का कोई पता नहीं चला कि साहब फ़ोन लग नहीं रहा है। फ़ोन लगा रहे हैं यहाँ से तो फ़ोन नहीं लग रहा था। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजयदशमी के मौके पर औली पहुंचे, जहां उन्होंने शस्त्र पूजन किया और जवानों से मुलाकात की। इस दौरान सेना के तमाम आला अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने देश और उत्तराखंड राज्य की खुशहाली की प्रार्थना भगवान बद्री विशाल से की। एसी का सेटअप है। ये सर रज़ाक अभी बिल्कुल लेटेस्ट जो दूर के उस रेंज में 1800 मीटर तक रेंज 1800 मीटर। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में दिल्ली के एडीएम एवी प्रेमनाथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रेमनाथ अल्मोड़ा से भागकर दिल्ली जा रहा था। पुलिस ने उसे हल्द्वानी से गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। प्रेमनाथ पर अल्मोड़ा के डाडा कांडा में नाबालिग से छेड़छाड़ और सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। प्रेमनाथ के यहां काम करने वाले कर्मचारियों ने भी उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। के लिए मैं पूरा सरकार का सहयोग करूंगा कि कहां कहां इसने ये अनलीगल करा हुआ है, कैसे पैसे लाता है, ये किस तरह से वहां इस्तेमाल करता है, कहां से सामान खरीदता है, सारा कैश से खरीदता है ये सरकार की चोरी करके। ये चोर है नंबर 1 का। और उसमें साक्ष्य संकलनों के आधार पे जो उसमें मुलजिम है, जो कि प्रशासनिक अधिकारी बताया जाता है दिल्ली में, उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इधर अंकिता मर्डर केस के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता आज ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला थाने पहुंचे। विनोद आर्य पुलिस द्वारा जब्त की गई गाड़ी छुड़ाने पहुंचे थे। यहाँ
वहीं मीडिया से उन्होंने कहा कि मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, अगर पुलकित ने गलत किया है तो उसे सजा मिलेगी। वहीं वीआईपी गेस्ट को लेकर उन्होंने चुप्पी साध ली। उसने अगर गलती की है तो उसको सजा मिले। बाकी हम यहाँ की न्याय व्यवस्था के साथ हैं, हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं। एक वीआईपी का नाम आ रहा है रिजॉर्ट से जुड़ा, कुछ आपको जानकारी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। न्याय व्यवस्था के पास है मामला। अब जैसा भी उसके साथ न्याय होगा, उसने गलती की है तो उसको सजा मिले, गलती नहीं की है तो वो अपना भी निर्दोष साबित हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित कर दी गई है। बद्रीनाथ के कपाट 19 नवंबर को दोपहर 3:35 पर बंद किए जाएंगे। विजयादशमी के पावन मौके पर कपाट बंद होने की तिथि घोषित करने की परंपरा रही है। मुख्य पुजारी रावल ने पंचांग पूजा के बाद तिथि घोषित की। वहीं इस साल धाम में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंचे हैं। अभी तक लगभग 14,20,000 से भी ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 27 अक्टूबर को बंद होंगे। भैया दूज के मौके पर केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। 19 नवंबर को दोपहर बाद 3:35 पर मीन लग्न में भगवान के स्त्री कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। ये तिथि तय हो गई है। और विजयादशमी के मौके पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने का शुभ मुहूर्त भी पुरोहितों द्वारा निकाला गया। गंगोत्री धाम के कपाट 26 अक्टूबर को अन्नकूट के पावन पर्व पर दोपहर 12:01 पर शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। और ठीक 12:05 पर मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन पड़ाव मुखबा के लिए रवाना होगी। डोली अगले दिन मुखबा पहुंचेगी, जहां श्रद्धालु आगामी 6 महीने के लिए मां के दर्शन कर सकेंगे। वहीं 27 अक्टूबर को भैया दूज के दिन यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे। 27 अक्टूबर को भैया दूज के पावन पर्व पर अभिजीत मुहूर्त में 12:09 पर बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। आज दशहरा है और शहर शहर रावण दहन का कार्यक्रम लगातार किया जा रहा है। देहरादून के परेड ग्राउंड में रावण दहन किया गया, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। सबसे पहले लंका दहन का कार्यक्रम लंका दहन यहां पर हुआ और उसके बाद कुंभकर्ण, फिर मेघनाथ और फिर रावण के पुतलों में आग लगाई गई। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। जल गई लंका दहन की तस्वीर आप देख रहे हैं और लंका दहन पीछे लंका जलती हुई और सामने हनुमान आपको गदा लिए नजर आ रहे हैं इसमें। उसके बाद कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन किया गया और फिर दशानन दहन हुआ। इधर सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा के ऐतिहासिक दशहरा में रावण परिवार के पुतलों को शहर में भ्रमण करवाया गया। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण समेत 22 पुतलों का नगर भ्रमण हुआ, जिसमें ताड़का, खरदूषण, अहिरावण, त्रिपुर सुंदरी समेत कुल 22 पुतले शामिल हैं। 2 साल बाद मनाया जा रहा दशहरा पर्व की रौनक पूरे शहर में दिखाई दी। रावण परिवार के पुतलों को देखने के लिए विदेशों से भी पर्यटक पहुंचे हैं। I like it very much to be here. It's a very nice place. And especially the Dussehra festival is really good. अल्मोड़ा का दशहरा ऐतिहासिक होता है। यहाँ रावण परिवार के 22 पुतले बनाए गए हैं इस बार। इन पुतलों को जो है कलाकार 1 महीने की मेहनत करके जो है तैयार करते हैं। उसके बाद इन्हें शिखर तिराहे पर लाया जाता है, जहाँ जो है इन्हें एक साथ जो है पूरे बाजार भ्रमण करने के बाद स्थानीय स्टेडियम में ले जाके इनका दहन किया जाता है। पुतलों को देखने के लिए देशी नहीं विदेशी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा।
आगे बढ़ते हैं। आज विजयदशमी पर मां दुर्गा की भी विदाई हो गई। मान्यता है कि नवरात्रि में मां अपने मायके आती हैं और बंगाली परंपरा के अनुसार मां दुर्गा की दशहरे के दिन विदाई की जाती है। पंचमी के दिन से शुरू होने वाला पर्व दशमी तक चलता है, जिसमें सिंदूर खेला की परंपरा का विशेष महत्व है। आज के दिन सिंदूर लगाकर पान के पत्ते और मां को मिठाई खिलाई जाती है। देहरादून में भी सिंदूर खेला का आयोजन किया गया। इधर मुंबई के रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हॉस्पिटल के लैंडलाइन नंबर पर अनजान शख्स ने फोन किया, जिसमें कॉलर ने हॉस्पिटल और अंबानी परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। और इसके बाद से अस्पताल और एंटीलिया की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही मुंबई पुलिस का एक बम निरोधक दस्ता हॉस्पिटल पहुंचकर उसने जांच की। वहीं मुंबई के डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। उधर रिलायंस के प्रवक्ता की ओर से भी बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि आज दोपहर 12:57 पर और फिर शाम में 5:04 पर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के कॉल सेंटर पर एक फोन आया, जिसमें अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी गई और अंबानी परिवार को भी जान से मारने की धमकी दी गई। फोन करने वाले ने एंटीलिया को उड़ाने की धमकी दी है, जिसको लेकर शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है और हम पुलिस को उनकी जांच में सभी आवश्यक विवरण प्रदान कर रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चित्रकूट के रैपुरा गांव में